साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स में। आज अपनी विद्या क्रिएटर्स की क्लास में अपनी ROR सीरीज जिसको हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और आपने देखा होगा कि लगातार हमारे जो भी पेपर हैं वो 2023 से लेके अभी तक हमने 14 तक कंप्लीट कर 15 तक कंप्लीट करा दिए। एक 2018 का पेपर बच गया था, इसके कुछ क्वेश्चन नहीं बचे थे। ठीक है, आइए उस 2018 का पेपर हम देखेंगे। और याद रखिएगा कि जो भी पेपर्स हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का ROR हो या फिर कह सकते हैं कि UPPSC ROR हो, ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन की रिपीटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और खासकर UPPSC ROR में तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, आप खुद देख रहे हो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग लाइव हो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा ताकि क्लास और इंटरेक्टिव हो सके। थोड़ी तबियत खराब है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरल का थोड़ा ज़माना चल रहा है। ठीक है, तो सहयोग दीजिएगा। ठीक है, और तो 18 के जो भी पेपर है करीब 10 या 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उनको हम धीरे धीरे देखेंगे और कैसे कैसे हमारे होलिस्टिक अप्रोच में हम पढ़ाई करेंगे वो भी आप देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2024 का, जो आपको पता है उसकी डेट आ चुकी है, आपका 24 मार्च को जो आपका UPPSC का एग्जामिनेशन है। इसके साथ साथ जो आपका 11 फ़रवरी को जो आपका UPPSC ROR का एग्जामिनेशन है, इसके साथ साथ जो आपका APS का एग्जामिनेशन है 7 जनवरी को, उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके कमेंट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए निश्चिंत रहे। ठीक है, चलिए तो आज हम 2018 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, पहला ही क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल विल्हम रांटजन ने किया था। ठीक है, आपको पता होगा कभी कभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट का आविष्कार किसने किया था। जैसे मान लिया पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का गति विषयक नियम मतलब न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसी तरह बहुत सी चीज़ छोटी मोटी पूछ लिया जाती है कि इसका आविष्कार जैसे टीवी का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, फिर कह सकते हैं कि आपका ये रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं और UPPSC ROR में ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसको बाद हम ब्रीफ में भी देखेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है कि आपका विलियम रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी बिजली का बल्ब और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लोग भी लाइव हो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिएगा कि इसमें से कौन सा सही है। अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो कह सकते हैं कि विलियम रॉन्टजन हैज डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज रेडियो, सेकंड इज एक्सरे मशीन, थर्ड इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड डी इज नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइएगा, कुछ लोग लाइव है तो ये बताइएगा। हाँ, जो लोग भी लाइव हो प्लीज आंसर दीजिएगा। हाँ अनूप सिंह, बिल्कुल सही आंसर है आपका अनूप सिंह जी। नहीं सही आंसर नहीं है आपका, आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, देखिए आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं हम। देखिए जो लोग भी लाइव हो प्लीज कमेंट करिएगा ताकि आप सबका हम रिप्लाई दे सके, कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए जो रेडियो का आविष्कार था, अगर आप इसको डीप में देखें, जो रेडियो का आविष्कार था इटली के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे आपके, एक इटली के वैज्ञानिक थे, उनका नाम ही था मार्कोनी। क्या नाम था उनका, मार्कोनी। इटली के थे, क्या नाम था इनका, मार्कोनी। मार्कोनी साहब ने ही रेडियो का आपका मतलब स्टार्टिंग नाम कुछ और होगा बट स्टार्ट में नाम इनका मार्कोनी था। इटली के निवासी थे मार्कोनी, उन्होंने ही आपका रेडियो का आविष्कार किया था, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एक्सरे मशीन छोड़ देते हैं। और जो बिजली का बल्ब है, आपने एडिसन का नाम सुना होगा, एडिसन। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी थॉमस अल्वा एडिसन कह सकते हैं, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये दोनों तुम्हारे हट गए। अब अच्छा हमारा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक्सरे मशीन। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन देने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस में तो जो एक्सरे मशीन था, एक्सरे मशीन का जो आविष्कार किया था वो आपका विलियम्स रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था, विलियम्स रॉन्टजन ने इसका आविष्कार किया था, एक्सरे मशीन का। आपको एक्सरे के बारे में बहुत सी चीज़ें पता भी होंगी कि जो एक्सरे मशीन होती है, आज जैसे मान लीजिए कहीं हड्डी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ किसी चीज़ का बहुत माइन्यूट स्तर पर देखना होता है कि उसमें ब्लॉकेज कहाँ है, तो उसके हम एक्सरे मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ अरूप जी अगली बार ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सही था। ठीक है,
कम से कम लाइव है, ये अच्छी बात है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम है। ठीक है, ये आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, इसमें से किसकी ऊर्जा अधिकतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद्युत चुंबकीय विकिरणें सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है। ए दृश्य प्रकाश, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। बी अवरक्त किरणें, जिसे हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, आईवी रेज कहते हैं। सी आपका है यूवी आई मीन अल्ट्रावायलेट रेज, और डी आपका है एक्सरे किरणें। ठीक है, एक्सरेज। तो आपको ये बताना है इसमें से किसकी ऊर्जा, मतलब किसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम होती है। आपको ये बताना है किसकी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल ही अधिकतम होगी। ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, और ऑप्शन डी आपका एक्सरे किरणें। जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, जो लोग भी लाइव हो प्लीज कमेंट में जल्दी से बताइएगा कौन सा इसका आंसर होगा। अरे अनूप सिंह जी कहाँ चले गए आप। अरे भाई गलती से ही सबसे उत्तर आता है, आंसर दीजिए बिल्कुल जी। जो लोग भी लाइव हो आंसर दीजिए। ओके, चलिए लग रहा है किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, अनूप जी बिल्कुल आपके सही है, आपका एक्सरे एक्सरे भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है कि अब यहाँ बात करें विद्युत चुंबकीय विकिरणों की मैक्सिमम एनर्जी की बात की जा रही है। मैक्सिमम एनर्जी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए रेज होती हैं, जैसे जो रेज होती हैं, रेज की भी अपनी इंटेंसिटी होती है, उसकी पावर होती है। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि एक्सरे है, तो भाई रेज किसी पावर किसी मीडियम के थ्रू तो जाएंगी, तो उसकी भी एक मीडियम है। ठीक है, उसकी एनर्जी होती है। तो अगर इन सभी को देखें अगर एनर्जी के फॉर्म में, तो इनमें जो सबसे कम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इसमें इन सब में देखें जो दृश्य प्रकाश होगा, दृश्य प्रकाश उसके सबसे कम होगी। ठीक है, ये आपका दृश्य प्रकाश हो जाएगा। दृश्य प्रकाश से हाँ ठीक है, ये जो आपका देख रहे हैं दृश्य प्रकाश, इसकी सबसे ज्यादा सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद फिर आईवी रेस की हो जाएगी, फिर आपकी यूवी रेस की हो जाएगी, लास्ट में आपको क्या आ जाएगा, एक्सरेज आ जाएगा। जो एक्सरे होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अगर इसी ऑप्शन में एक और ऑप्शन हमारा ई हो जाता, एक और ऑप्शन हमारा होता गामा रेज, क्या हमारा होता, गामा किरणें। एक और ऑप्शन हमारा गामा किरणें होता, तो याद रखिएगा कि जो गामा किरणें होती हैं उनकी एनर्जी सबसे अधिक होती है, और गामा से कम किसकी होती है, एक्सरे की, और फिर मूव करता रहता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बातें हम देख लेते हैं, बात देख लेते हैं कि आपको पता होगा कि जो आपकी ये जो आप रेज को आप देख रहे हैं, जैसे जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, अब इन्हीं से रक्षा करने का काम हमारा क्या करता है, ओजोन लेयर। जो आपको पता होगा कि जो ओजोन लेयर है, जो भी हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको छानने का काम करता है। जस्ट लाइक छाता, जो अम्ब्रेला होता है उसकी तरह वो छानता है जो भी हार्मफुल रेज है, अल्ट्रावायलेट हो या इंफ्रारेड में भी कुछ जो हार्मफुल है उसको छानता है, और जो हमारे लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो अच्छी रेज है उनको छान छान के भेजता है। ठीक है, और यही जो ओजोन लेयर में जब छेद हो जाता है तो क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन। छेद का मतलब ऐसा नहीं छेद हो जाएगा, नहीं, वो लेयर वहां कमजोर हो जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। एक बार और पीछे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ओजोन लेयर होती है उसको किससे नापा जाता है, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है डॉप्सन। क्या यूनिट होती है, डॉप्सन। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जो आपकी पराबैंगनी किरण है बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, जो आप देखते होंगे कि हम लोग जो चश्मा लगाते हैं धूप के चश्मे, ठीक है, वो भी मेनली यही काम करते हैं कि जो भी हार्मफुल पराबैंगनी रेज कैसे अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको वो कम करती है, मतलब कि हमारी आंखों पे हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो जो आपकी पराबैंगनी किरणों को कम करने का काम कौन करता है आपका, वो करता है आपका ओजोन लेयर। कौन करता है हमारा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को हम क्या कहते हैं, हम छाता भी कह सकते हैं, पृथ्वी का छाता। क्या कह सकते हैं हम, पृथ्वी का छाता। ओजोन लेयर हमारा क्या है, वो पृथ्वी का छाता की तरह है, और जो भी आपके हार्मफुल गैसेज है जैसे आपका CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी की सारी जो गैसेज होती हैं वो इस पे एक हजार्डस इफेक्ट डालती है, जिसके चलते जो ओजोन लेयर जब पतली हो जाती है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो एक ओजोन लेयर है ओजोन की,
तो इसका काम ही है छानना, ठीक है। क्या नाम है इसका, कि जो भी हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको छानेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पतला हो गया ये, अगर ये कहीं पतला हो गया तो उस इंटेंसिटी से छान नहीं पाएगा। तो जो भी हमारे आई मीन कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म नीचे होंगे, इवन ह्यूमन बींग्स, तो हमें बहुत सी डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होती है, स्किन कैंसर। स्किन की जो बहुत सी डिजीज, स्किन जलने लगती है ना, तो बहुत सी हमारी जो स्किन की डिजीज होती हैं उसका रीजन यही है कि हमारी जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, दैट्स व्हाट हैपनिंग, इसी के चलते ऐसा होता है। दो क्वेश्चन एक और याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर है इसकी मोटाई, मोटाई भी तो नापेंगे, इसकी मोटाई हम किससे नापते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, डाप्सन। इसकी यूनिट क्या हमारी है, डाप्सन। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ओजोन लेयर पे तो आपको पता है कि बहुत सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम, बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो कि हम इन्वायरमेंट की क्लास में देखेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अनूप सिंह जी, बिल्कुल आपका आंसर सही था, ठीक है, वेरी गुड। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग भी लाइव हो प्लीज आंसर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, ठीक है। इनमें से जो वेग, जो भी आप रेस देख रहे हैं या जो भी पार्टिकल्स देख रहे हैं, इनमें से किसका वेग, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ए कॉस्मिक किरणें, बी प्रकाश, सी इलेक्ट्रॉन, और डी पराध्वनिक तरंग, ठीक है, सुपरसोनिक वेव कह सकते हैं। इनमें से किसकी ज्यादा होगी, जल्दी से बताइएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, समझ सकते हैं आप। जो लोग भी लाइव हो प्लीज जल्दी से आंसर दीजिएगा, छाट जाऊं मैं, ठीक है। जो लोग भी लाइव हो आंसर दीजिएगा। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। इनमें से किसकी स्पीड जो है मैक्सिमम है। ए कॉस्मिक रेज, बी लाइट, सी इलेक्ट्रॉन, एंड डी सुपरसोनिक वेव्स, ठीक है। इसमें से किसकी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसमें से किसकी आई मीन कह सकते हैं कि तरंग, आई मीन जो अधिक वेग है जो अधिकतम है। ऑप्शन देखिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो लोग भी लाइव हो प्लीज आंसर दीजिए। वेरी गुड अनूप सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। 3 का बी, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आइए बिल्कुल सही है, गुड अनूप जी, बहुत बढ़िया। देखिए आपको पता होगा कि जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है वो आपकी लाइट की ही होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइट जो है वो सबसे तेज चलता है, ठीक है। बाकी रेज हैं बट लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, हमारी लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि लाइट किस मीडियम में नहीं वर्क कर सकता, तो याद रखिएगा लाइट जो है वो लगभग हर मीडियम में वर्क करता है। और लाइट की स्पीड किस में सबसे अधिक होती है, निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई होता ही नहीं, कोई पार्टिकल रोकने के लिए है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई स्पीड विल बी वेरी हाई, उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर एक और पूछा जाता है कि व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूअल नेचर, या हिंदी नहीं समझ पा रहा हूँ, हिंदी क्या होती है, कि लाइट का ड्यूअल नेचर क्या होता है, ठीक है, द्विपद्धति। याद रखिएगा लाइट कैन ट्रेवल बाय द मोड ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल। जो प्रकाश होता है वो तरंग की प्रकृति भी दिखाता है और आपका कह सकते हैं कि कण की प्रकृति, दोनों प्रकृति दिखाता है। इसी को ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश जो होता है तरंग की प्रकृति को भी दिखाता है, इसके साथ साथ वो कण की प्रकृति को भी दिखाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। याद रखिएगा कि सबसे तेज लाइट किसकी है, आई मीन सबसे तेज किसकी स्पीड है, तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन से अर्थ तक, सन से अर्थ तक लाइट को आने में, जो सनलाइट को अर्थ पे आने में टोटल कितना टाइम लगता है। जो लोग भी लाइव हो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। 8 मिनट के आसपास है, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बताऊंगा कितने सेकंड है, 8 मिनट के आसपास है।
जो लोग भी लाइव हो प्लीज आंसर दीजिएगा, या जब भी आप इस क्लास को देखें तो इसका आंसर प्लीज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, ठीक है, आप सबको लग ही रहा होगा कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, इसमें से किसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, आपको बताना है। ए निर्वात में, बी वायु में, सी जल में, और डी इस्पात में। जल्दी से बताइएगा जो लोग लाइव हो। हाँ, पीसेस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ठीक है। जो लोग देखिए 6-7 लोग लाइव हो, जल्दी संसद जी। हाँ अनूप सिंह जी बिल्कुल सही है आप, कि जो आपका जो स्पीड ऑफ साउंड होता है दैट इज मैक्सिमम स्पीड, वो आपका स्पात में ज्यादा होता है। अगर आप साउंड की स्पीड की बात करें तो यार अगर यही क्वेश्चन होता हमारा कि प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होती है, तो याद रखिएगा तो वहां तो हम निर्वात बोल देते हैं हम, बट यहाँ क्या है, यहाँ ध्वनि की चाल पूछी जा रही है कि ध्वनि की चाल मैक्सिमम या सर्वाधिक किस में होगी। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। आपको पता होगा कि मान लीजिए हमारा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो गया, ये हमारा ये आपको पता होगा सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया, और ये आपका गैस हो गया। आपने क्लास 6 ही पढ़ते आप आए होंगे कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं। उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही पास, वेरी क्लोज। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। ये सॉलिड है हमारा। जो आपका लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो इसके अपेक्षाकृत कुछ दूर होते हैं। इसके अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कुछ दूर होते हैं। और जो गैस के पार्टिकल ना वो तो बहुत ही दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं। और जो आपका ध्वनि है या जो तरंगे हैं उनको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की या माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो ध्वनि होती है, ध्वनि या किसी भी टाइप की जो तरंग है उन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप खुद बताइए किसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। तो आप ये देख रहे हैं जो सॉलिड है उनके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। तो जिनके पार्टिकल पास पास होंगे, जैसे मान लीजिए कि जब पास है ये तुरंत इसको एनर्जी देगा, इसको एनर्जी देगा, मतलब तुरंत एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा। तो जिनमें पार्टिकल बहुत पास पास आएंगे उनमें ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास है। और जिनमें पार्टिकल बहुत दूर दूर है उनमें ध्वनि की चाल कम होगी क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। आई मीन ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चूंकि गैस माध्यम में पार्टिकल बहुत दूर दूर है, यही एक रीजन है कि गैसों में इनकी चाल बहुत ही कम होगी। तो अगर यही हमसे पूछता कि ध्वनि का चाल न्यूनतम किस में होगा, न्यूनतम मतलब कह सकते हैं मिनिमम, कि सबसे कम किस में होगा, तो हम निर्वात लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, निर्वात। बट अभी आप खुद बताइए कि वायु में, जल में, इस्पात में किस में पार्टिकल ज्यादा नजदीक है, तो आप बताएंगे सर स्टील में है, इस्पात को स्टील बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या, जो आंसर डी हमारा बिल्कुल ही सही है। सही है अनुप जी आपका, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब थे उनको निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास है ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी विशिष्ट ऊर्जा के सिद्धांत के लिए, और ऑप्शन डी ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइएगा। हाँ थोड़ा सा वायरल फीवर का जमाना चल रहा है भाई, थोड़ा बच कर रहिएगा। अब चूंकि भाई क्लास लग गई थी तो कई क्लास तो लेनी ही है, क्योंकि अब तबियत खराब, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जी जो लोग भी हो लाइव प्लीज आंसर देते रहिएगा। हाँ बिल्कुल आंसर दीजिए। हाँ देखिए जो आइंस्टाइन साहब थे, या जिसको आइंस्टीन भी कह सकते हैं, आइंस्टाइन साहब थे,
उनको जो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही है। हाँ अनूप सिंह जी, आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि जो प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के बारे में आप जान लें। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट हो रहा है। जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब थे ये एक जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जर्मन मूल कहने का मतलब है इनका जन्म था वो जर्मनी में हुआ था, फिर उन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। ठीक, अब अक्सर आप लोग सोचते हैं कि इनको जो दिया गया था वो आपका सापेक्षता सिद्धांत के लिए दिया गया था, बट नहीं, उनको किसके लिए दिया गया? आपका प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए इनको प्रोवाइड किया गया। आप थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में जान जाए तो जो नोबेल पुरस्कार होता है इसको जो स्वीडिश एकेडमी देती है नोबेल पुरस्कार को, और किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल उन्हीं के एनजीओ को प्रोवाइड करता है। अल्फ्रेड नोबेल साहब का एक एनजीओ है जो कि बहुत अमीर व्यक्ति थे स्वीडन के, उन्हीं स्विट्जरलैंड के, उन्हीं की याद में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल साहब क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसके? डायनामाइट का। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने आपका डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपका अल्फ्रेड नोबेल साहब ने। इसको भी आप बिल्कुल ही रट्टा माली याद रखिएगा। ठीक है, अब इन्होंने जब जब डायनामाइट का आविष्कार किया था तो उन्होंने अच्छे काम के लिए किया था कि बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में तो भाई डायनामाइट का जब इन्होंने आविष्कार किया था तो पता बम फोड़ने के लिए आता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए रोड बनाना हो तो पहाड़ आ गया, चट्टान आ गया, इसको तोड़ने के लिए डायनामाइट लगा उड़ा दिया गया। ठीक है, कहीं मान लीजिए सुरंग बनानी हो, डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया। मतलब अच्छे कामों के लिए इन्होंने इसका आविष्कार किया था। बट हुआ क्या? हुआ ये कि इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। ठीक है, तो जिससे बहुत ज़्यादा बेचारे दुखी हुए, तो उन्होंने अपनी जब वसीयत लिखी तो उन्होंने ये कहा भाई मैंने तो अच्छे कामों के लिए डायनामाइट का आविष्कार किया था, बट इसका आतंकवादी यूज या कह सकते हैं कि विनाशकारी उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। इसी बात से दुखी होकर उन्होंने, क्योंकि बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपना एक एनजीओ बनाया, और वो जो एनजीओ था वही फिर से उस एनजीओ में, चूंकि उन्होंने अपने सारा धन दान कर बोला ये कि भाई जो जो अच्छे इस क्षेत्र में जो जो अच्छे काम किए जाएंगे उनको आप पुरस्कृत करिए। तो स्टार्टिंग में 1-2 क्षेत्रों में था, इसमें 6-7 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो स्वीडिश एकेडमी देते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? आइंस्टाइन साहब को किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में। और क्यों दिया गया है? तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आप बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? ये जो तत्व देख रहे हैं इसमें से कौन सा आपका अर्धचालक है? अर्धचालक कहने का मतलब क्या है? सेमी कंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर? इसमें से कौन सा क्या है? सेमी कंडक्टर या अर्धचालक है। ऑप्शन हमारे पास ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी चांदी और डी सीसा। इसमें से कौन सा हमारा अर्धचालक है, हमें ये बताना है। देखिए पहली बात तो अर्धचालक होता है क्या? अर्धचालक कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर चालक के भी गुण हो और आपके कुचालक के भी गुण हो। मीन्स द सबस्टेंस विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एज वेल एज द इंसुलेटर, दोनों के गुण हो। ठीक है, तो उनको हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक में 2 ही 3 फेमस है, आपको पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टोनिस, ये सब मेनली फेमस आपके या प्रसिद्ध आपके कह सकते हैं कि आपके अर्धचालक है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन अगर आपको नहीं पता कैसे एलिमिनेट करना है, आपको पता वो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो सीसा होता है ये क्या होता है? ये कुचालक होता है। सीसा क्या होता है? ये आपका कुचालक होता है। देखिए कैसे, मान लिया हमें नहीं आता तो हम कैसे हटाएंगे? ये तो होगा नहीं, क्योंकि सीसा क्या है? ये कुचालक होता है। और आप देख लेते हैं जो चांदी होता है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर। ये क्या होता है? आपसे पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे चांदी। ये क्या है? हमारा बेस्ट कंडक्टर। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो गया? चांदी। अब इन दोनों में आप कंफ्यूजन है आपको, सिलिकॉन में और आपका एल्यूमिनियम में। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो मोबाइल चिप होते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स आ रहे हैं इन सब में सिलिकॉन चिप का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बन जाती है। ठीक है, जैसे साइलेंट वैली बनती है तो सिलिकॉन वैली बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सिलिकॉन का जमाना ज़्यादा है। तो सिलिकॉन इज द सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन क्या हमारा है? सेमी कंडक्टर है। ठीक है, सेमी कंडक्टर के पूरा देख लेंगे आप। ये सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम आता है, इसके नीचे आपका स्टोनिस आता है। यही आपके मेन क्या है? ये आपके, ये इसका आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। यही आपके मेनली जो दोनों बहुत फेमस सिलिकॉन और जर्मेनियम
यही आपके फेमस अर्धचालक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ग्राफीन होता क्या है, कि जो ग्राफीन होता है वो क्या है। ए कार्बन की मिश्र धातु, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, सी कार्बन का समस्थानिक, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से ग्राफीन क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए ग्राफीन वर्ड से आप समझना तो समझ गए होंगे कि जो ग्राफीन होता है वो आप ग्रेफाइट जो होता है, ग्राफीन ग्रेफाइट से बना है, और ग्रेफाइट क्या होता है, वो आपका कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है। तो जो लोग भी लाइव हो प्लीज आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ मैं साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 3-4 लोग आंसर है पर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, जल्दी से दीजिए। हाँ, कि ग्राफीन क्या होता है, कार्बन की मिश्र धातु है, या कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, या कार्बन का समस्थानिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। जो लोग भी लाइव हो प्लीज जल्दी से करिए। सिंपल सा, सिंपल नहीं बहुत सिंपल है, क्योंकि करंट का भी क्वेश्चन था, क्योंकि 2018 का है, उसमें ग्राफीन पे बहुत ज्यादा वर्क किया था चाइना ने। ठीक है, तो चूंकि न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन बन भी गया था। जो लोग भी लाइव हो हाँ अनूप सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे नहीं समस्थानिक नहीं है भाई नहीं कोई बात नहीं, ठीक आइए देखते हैं। ये कार्बन का समस्थानिक नहीं है अनूप सिंह जी, ये आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्या है ये, कार्बन का क्या है, ये नैनो प्रतिरूप होता है। अब आइए ग्राफीन होता क्या है। जो आपका ग्राफीन है, पहले आप समझ जाइए आप कार्बन को। कार्बन की मेनली 3 अपर रूप मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा डायमंड, क्या होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है, और एक हमारा डायमंड ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिस्टर फ्लोरीन, या फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन बोल रहे हैं, फ्लोरीन समझ जाइए, फ्लोरीन ज्यादा सही हो जाएगा हमारा, इसको फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, इसको हम फ्लोरीन ज्यादा कहते हैं, फ्लोरीन्स। ठीक है, तो एक कार्बन के 3 अपर रूप है मेनली, डायमंड ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो आपका अब अपर रूप होता है, अपर रूप कहने का मतलब कार्बन जिस जिस रूप में इस नेचर में मिलेगा उसको हम अपर रूप कहेंगे। अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग अपर रूप होते हैं, कार्बन की बहुत ज्यादा अपर रूप मैक्सिमम में मिलते हैं। इसमें जो डायमंड होता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, नेचुरल सब्सटेंस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस आपका डायमंड होता है, जो कि आपका विद्युत का कुचालक होता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। चलो डीप में देखें, पहले ग्रेफाइट को देख लेते हैं। हाँ, डायमंड के बारे में अगर कुछ जानना हो तो आप बोल सकते हैं ये इस पृथ्वी पर सबसे प्राकृतिक सबसे ज्यादा ठोस सबस्टेंस है। ये क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है कि डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग इतना मजबूत क्यों होता है, तो आप बोलेंगे कार्बन की टेट्रावैलेंसी के चलते। क्योंकि डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्रावैलेंटली जुड़ जाता है, इसलिए डायमंड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अब ये डायमंड इतना चमकता क्यों है, देखा होगा आपने फिजिक्स में बार बार बोल रहा है कि डायमंड में इतनी चमक क्यों होती है, तो याद रखिएगा क्यों डायमंड में चमक होती है, ड्यू टू पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते डायमंड में बहुत ज्यादा चमक होती है। क्योंकि एक बार डायमंड में अगर लाइट इंटर कर गई तो बाहर नहीं निकल पाती है, और जब बाहर नहीं निकलेगी तो वो चमकना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा डायमंड में अलग अलग एंगल पे पॉलिश काटा जाता है, उसको एंगल दिया जाता है ताकि वो लाइट बाहर ना निकल पाए। ठीक है, दैट्स वाई उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, कि बार बार एक बार लाइट बार इंटर कर गई तो फिर बाहर वो नहीं निकल पाती है। यही एक रीजन होता है कि डायमंड में हमेशा जब भी लाइट जाती है तो वो चमकता रहता है। ठीक है, पहली बात। इंडिया रिव्यू पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक डायमंड का काम कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। गुजरात में भी कहाँ होता है, आपका सूरत में होता है, जिसको डायमंड की राजधानी कह सकते हैं इंडिया के। ठीक है, चलिए अब आइए, ये था हमारा डायमंड के बारे में, थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में भी देख लेते हैं। बता दूं पहले मैं, ठीक है, अगर ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होगा, ग्रेफाइट के का उपयोग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जो पेंसिल में जो रॉड होती है दैट इज द ग्रेफाइट, वो हमारी क्या है, ग्रेफाइट होती है। अब ग्रेफाइट के बारे में पहली बात तो याद रखिएगा कि ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है,
इसका उपयोग पेंसिल्स में देख सकते हैं आप, पेंसिल्स में देख लीजिए, सेल्स में जो होता है दैट इज द ग्रेफाइट, वो भी आपका ग्रेफाइट है। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि ठोस स्नेहक के रूप में पूछा है पीसीएस में ही, किस ठोस स्नेहक के रूप में मशीनों में किसका उपयोग किया जाता है, तो जिसे सॉलिड लुब्रिकेंट कहते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट के फॉर्म में आपका ग्रेफाइट यूज होता है, जहां पे हम ऑयल नहीं डाल सकते, बार बार हम उसको हम लुब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं। और जो फ्लोरीन है, तो आपको पता होगा बकीबॉल हो गया, वो 60 से 70, वो भी डीप में जाएंगे तो वो भी 2 से 3 टाइप का हो जाता है, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का ही छोटा जो पार्टिकल है, उसी में और रिसर्च करके ग्रेफिन आपका बनाएगा, ग्रेफिन। तो वो भी क्या हमारा है, वो आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी, कि जो आपका डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, वो किसके द्वारा दिया गया था। ए जैकब तथा मोनोड, बी वॉटसन तथा क्रिक, सी हरगोविंद खुराना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लोग भी लाइव हो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है उसको निम्न में से किन्होंने दे रखा था, जल्दी से बताइएगा। ए जैकब तथा मोनोड, बी वॉटसन एम क्रिक, सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। हाँ, जो लोग भी लाइव हो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि इनमें से किसका उपयोग, सॉरी, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर बी है हमारा, वॉटसन एंड क्रिक, ये बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने इसका आंसर दिया होगा वो बिल्कुल ही सही है। कुछ लोग हैं, 4-5 लोग लाइव तो हैं। हाँ, अनूप सिंह 8N तो है ही नहीं। अच्छा, 8B बिल्कुल सही अनूप सिंह जी, कि जो आपका वॉटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, जो आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, इसको वॉटसन एंड क्रिक साहब ने दिया। आपने अक्सर इमेज में देखा होगा, ऐसे आपका डीएनए का आपने देखा होगा कि ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं होता है, जैसे कि लखनऊ का साइंस म्यूजियम में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। ये आपका ऐसे जो देखते हैं आप, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये डबल हेलिकल मॉडल ऐसे देखेंगे आप, यूरिन होता है, पिरामिड में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स इस टाइप के, ठीक है। तो ये डबल हेलिकल, इसमें आपका प्यूरिन, पिरामिड, अलग अलग थायमिन, अलग चीजें होती है, उतना डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो ये डबल हेलिकल मॉडल था, इसको किसने दिया था, तो इसको आपका वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, जो लोग भी लाइव हो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ अनूप सिंह जी लाइव हैं आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ विटामिन, सॉरी, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जल्दी से बताइएगा। आइए, तो अनुप सिंह जी आप बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो आपका विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है दैट इज द आंवला, संतरा नहीं है। देखिए, सारे संतरा में विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी जो है वो संतरा में भी मिलता है, ये भी सही है आपका, बट सबसे अच्छा पूछा जा रहा है कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है, विच ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा जो आपका आंवला है, आंवला,
आई मीन विटामिन, सॉरी ऑप्शन डी जो आंवला है ये आपका सबसे बढ़िया स्रोत होता है किसका, आपका विटामिन सी का। विटामिन सी का स्रोत ये भी है, ठीक है। और गाजर में विटामिन ए का स्रोत है, और जो आपका सेव है इसमें आपके बहुत से मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। मल्टीविटामिन्स, विटामिन ए भी मिलता है, ठीक है, तो मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे। बट विटामिन सी का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो हमारे क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, ठीक है। आपको विटामिन के बारे में पता है कि विटामिन का जो नाम दिया था वो आपको फंक ने दिया था। किसने दिया था, आपका फंक ने। एक वैज्ञानिक थे हमारे फंक, उन्होंने हमारे विटामिन का नाम दिया था। विटामिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, थोड़ा डीप में हम जाएं। एक होता हमारा फैट सॉल्युबल, और एक होता हमारा वाटर सॉल्युबल। एक फैट सॉल्युबल और एक क्या होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। जो आपका फैट्स, इसको हम वसा बोलते हैं, वसा में घुलनशील, और एक हमारा क्या होता है जल में घुलनशील। क्या है, एक हमारा वसा में घुलनशील और एक क्या है जल में घुलनशील। जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, देख लेते हैं हम। विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और दो ही विटामिन मेनली इसमें आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। बस एक को याद रखिएगा कि जल में घुलनशील कौन है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या जल में घुलनशील है, तो बाकी जो भी बच्चे वो क्या हो जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। यही एक रीजन होता है कि विटामिन बी और सी को हमें डेली लेने की सलाह दी जाती है। अब सबका साइंटिफिक नेम आप अलग अलग देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास चूंकि थोड़ा बिल्कुल सही नहीं है, और 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। फिर भी अलग एक साथ एकाधार क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। चलिए, आप अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। और आप जो लोग भी लाइव हो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को और जारी रखिए ताकि और अच्छे से अच्छा होता रहे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। और हाँ, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो बच के रहिएगा, जैसे मुझे हो गया आप भी अफेक्टेड ना हो जाए, ठीक है। चलिए बाय।